राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को लेकर पटना से दिल्ली तक भले ही कई तरह के कयास लगाए जा रहे हों, लेकिन दिल्ली में यह कयास थमता दिख रहा है। 9 अप्रैल को आज से 3 सप्ताह बाद हरिवंश अपना 7.5 साल पूरा करने के बाद राज्यसभा के उपसभापति से विदा हो जाएंगे। अब वो जनता दल के प्राथमिकता सूची में भी नहीं है। जनता दल उन्हें फिर से राज्यसभा भेजने के पक्ष में नहीं है और शायद यही कारण था कि रामनाथ ठाकुर को फिर से टिकट दिया गया है। रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और शायद उसका पॉलिटिकल समीकरण ये हो सकता है कि राज्य में पिछड़ी जातियों के एक बड़ा समूह के लिए उनकी जाति और उनको उपकार करना या फिर से टिकट देना जेडीयू के लिए फ़ायदेमंद हो। वैसे भी हरिवंश नीतीश कुमार की प्राथमिकता सूची से बहुत पहले ही हट चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन नाग और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक 24x7.com। नीतीश कुमार किसी को भी सेकेंड टर्म देने के पक्ष में नहीं और पिछले कई उदाहरण ऐसे हैं। अगर हम किंग महेंद्र के बात छोड़ दें तो उन्होंने किंग महेंद्र को 3 टाइम दिया गया था, लेकिन अब हरिवंश के लिए वही स्थिति नहीं है। हरिवंश के कई हरकतें बीते 7.5 साल में कि वो बीजेपी के एक्टिव वर्कर की तरह पेश आए। वो जनता दल को या उसके दिशा निर्देश को, उसके फैसले को नकार कर वो सब कुछ करते रहे जो बीजेपी चाहती रही थी। लिहाजा हरिवंश जेडीयू के निशाने पे हैं और जब 2 साल पहले नया पार्लियामेंट बना, नई संसद बनी, तो उसके उद्घाटन में अन्य दलों के साथ जेडीयू ने भी उसका बहिष्कार किया था। लेकिन जनता दल के प्रतिनिधि होने के नाते यह होने के बावजूद हरिवंश ने पार्टी हाईकमांड की चाहत की अवहेलना की और वो मोदी के साथ खड़े रहे और खड़े ही नहीं रहे, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी प्रशंसा की और उपराष्ट्रपति का भाषण भी उन्होंने ही पढ़ा। ये जनता दल के लिए एक बड़ी घटना थी और काफ़ी इसकी आलोचना हुई और ललन सिंह और संजय झा ने भी इसकी आलोचना की थी। इसके पहले आपको याद होगा कि अंधेरे में 2 कानून लाए गए थे किसानों और कृषि के खिलाफ में, जो भारी दबाव के बाद सरकार को वापस लेना पड़ा। जब इस पर चर्चा होने की बात आई तो हरिवंश ने राज्यसभा में विपक्ष को बोलने नहीं दिया। ये एक तरह से फिर जनता दल यू के चाहत की अवहेलना थी। बोलने न देना एक अलग बात थी, लेकिन उन्होंने 8 विपक्षी सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया। निलंबित हुए सांसद जब दूसरे दिन संसद के गलियारे में संसद परिसर में गांधी के सामने धरना पर बैठे तो हरिवंश सुबह उन्हें चाय पिलाने पहुंच गए थे। ये एक मामले को ठंडा करने की कोशिश थी, लेकिन तब तक हरिवंश निशाने पर आ गए थे। हरिवंश के संचालन का अगर आप समीक्षा करें, राज्यसभा अपर हाउस के संचालन का, तो वो पूरी तरह से, अगर हैं ओम बिरला सिर्फ दाहिने तरफ देख कर के फैसला ले रहे हैं, विपक्ष को मौका नहीं दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, तो ठीक वही स्थिति हरिवंश के साथ भी थी। और हरिवंश ने वो तमाम चीज़ें की जो बीजेपी चाहती थी। बीजेपी खुश करने के लिए अपोजिशन को निराश किया, उनसे पंगा लिया और उनके निशाने पर रहे। जब 2.5 साल पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ जब हस्ताक्षर अभियान चला और उन्हें लोकसभा के उपाध्यक्ष पद से हटाने के लिए मुहिम चलाई गई, तो उनके बचाव में हरिवंश खड़े हो गए। हरिवंश पूरी तरह से बीजेपी के लिए और बीजेपी के तरफ से बैटिंग करते रहे सदन में और इस कारण से वो विपक्ष के निशाने पर थे, इसके बावजूद कि वो विपक्षी पार्टी के एक सहयोगी के रूप में केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऑल इंडिया महागठबंधन के साथ नीतीश के जाने के बाद भी ये उम्मीद की जा रही थी कि हरिवंश शायद महागठबंधन की भावना का सम्मान करते हुए वो इंडिया अलायंस में नीतीश के जाने के दौरान वो राज्यसभा के उपसभापति से इस्तीफा कर देंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम एक संवैधानिक पद पे हैं, लिहाजा हमें इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और ऐसा कहने के बाद भी वो निशाने पे आ गए और पार्टी में उनकी आलोचना होनी शुरू हुई। हालांकि नीतीश कुमार इस पूरे मामले पे लगभग चुप रहे या कुछ नहीं बोला और शायद इसलिए नीतीश कुमार हरिवंश के
आचरण के खिलाफ बोलने से परहेज करते रहे, क्योंकि हरिवंश और नीतीश कुमार के बीच बीजेपी के लिए वो एक सेतु थे। जब वो फिर से एनडीए में गए तो हरिवंश ने उनकी मदद की और इसको लेकर के उन्होंने नई दिल्ली में बीजेपी के टॉप बॉसेस, इवन प्राइम मिनिस्टर से भी उन्होंने बातचीत की। यह एक लिहाज था जिसके कारण नीतीश कुमार हरिवंश को लेकर चुप रहे, लेकिन अब यह ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि अब और कहीं नहीं जाएंगे। अब उन्हें किसी पुल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही हरिवंश की। हरिवंश के विदाई को लेकर के बीजेपी में भी कोई खासा उत्साह नहीं है और उपराष्ट्रपति के से संचालित सदन को मदद करने के लिए उपसभापति की ज़रूरत होती है। लोकसभा में 2019 के बाद से कोई उपसभापति नहीं है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में वही परिपाटी अपनाए और वहाँ भी किसी उपसभापति की आवश्यकता महसूस न करे। हालांकि बीजेपी की सूची में कई सांसद हैं जो उपसभापति के लिए योग्य हैं, लेकिन बीजेपी शायद ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उपसभापति का पद आमतौर पर विपक्ष के हिस्से में जाता है। हो सकता है कि राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, जिसको हम सीपीआर के नाम से भी जानते हैं, उनको ये कहा जाए कि आप एक पैनल बनाएं, उससे सभा का संचालन करें, जैसा लोकसभा में किया जा रहा है। हालांकि विपक्ष का दबाव बढ़ेगा और विपक्ष की तरफ से किसी को वो नॉमिनेट करने का दबाव बनाएगा। एक और जो संभावना दिखती है वो ये है कि नीतीश कुमार अब उपसभापति के लिए अपनी तरफ से किसी व्यक्ति को वहाँ पदासीन करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने से परहेज करेंगे। वो ऐसा करने से परहेज इसलिए भी करेंगे कि उनका पुराना अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा। इस बीच संजय झा का भी नाम आ रहा है, जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन जो खबर मिली है जनता दल के सूत्रों के अनुसार शायद इस पे एक राय नहीं है और नीतीश ने अभी इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। यह सिर्फ एक कयास है, लेकिन संजय झा को ये लग रहा है कि शायद वो हरिवंश की जगह ले सकते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक न नीतीश के मन में कुछ है और न उनकी पार्टी में ऐसी कोई सोच चल रही है। हरिवंश अगर हम याद करें तो 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति बनाए गए थे। उसके बाद फिर से उन्हें राज्यसभा के उपसभापति जब बनाया गया तो वो तारीख थी 14 सितंबर 2020। इस पूरे अपने 2 टर्म के कार्यकाल में 7.5 साल हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति रहे और अब तीसरी पारी के लिए उनका चांस नहीं है और उन्होंने भी उम्मीद खो दी है। हालांकि पिछले साल उन्होंने इस बात की पूरी कोशिश की एक इंटरव्यू में कि नीतीश कुमार की काफ़ी प्रशंसा की, उनको विकास पुरुष बताया और कहा कि उनके आने के बाद बिहार का चेहरा बदला है, लेकिन उसके बाद भी कोई समझौते की गुंजाइश नहीं बची और शायद नीतीश कुमार कुछ ऐसे पॉलिटिशियन में हों जिनको वो तबाह करना चाहते हैं, जिनको वो किनारा लगाना चाहते हैं, वो उस पर पुनर्विचार नहीं करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। पत्रकारिता के जरिए राजनीति में आए हरिवंश ने कुछ ऐसा अपने को साबित करने की कोशिश की जिसको कह सकते हैं कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक जानकार उपसभापति के रूप में पेश आए, लेकिन ऐसा करने में बीजेपी ने भी उनकी मदद नहीं की। लिहाजा वो एक साइलेंट सपोर्टर के तौर पे बाद में तो खुलेआम बीजेपी के सपोर्ट में आ गए और बीजेपी के कई बिल को, कई एजेंडा को उन्होंने अंजाम दिया। लिहाजा वो विपक्ष के निशाने पे बने रहे। उनके जाने या बने रहने का अपोजिशन में कहीं कोई ज़्यादा उत्साह नहीं है, लेकिन ये आम धारणा है कि वो 9 अप्रैल को अगले 3 सप्ताह में उपसभापति पद से विदा हो जाएंगे। विदा होने के बाद हालांकि उन्होंने बीजेपी की तरफ से काफ़ी बैटिंग की है, लेकिन बहुत कम उम्मीद है कि बीजेपी उन्हें उपकृत करेगी, उन्हें ऑब्लाइज करेगी, क्योंकि बीजेपी में पहले से ही दर्जनों बेरोजगार पॉलिटिशियन किसी कुर्सी की वेट कर रहे हैं या सत्ता में समाने की वेट कर रहे हैं। लिहाजा बीजेपी के लिए भी वो प्राथमिकता सूची में नहीं है। अगर वो बीजेपी ऐसा चाहती तो शायद ये नीतीश कुमार द्वारा टिकट नहीं दिए जाने के बाद
बीजेपी उनका समावेश करती, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बीजेपी में एक आपने देखा होगा बीते 10 सालों में बीजेपी किसी को भी, चाहे वो राज्यसभा मेंबर हो, मंत्री हो, ये अब हम उपसभापति की ही बात करते हैं, वो 2 टर्म से ज़्यादा किसी को टॉलरेट नहीं करती है। यही स्थिति राज्यपालों को लेकर के भी है। अब प्रत्येक 2 साल पे प्रधानमंत्री मोदी अपने कैबिनेट में काम करने वाले मंत्रियों की समीक्षा करते हैं और उसके आधार पर रिहर्सल करते हैं। माना जा रहा है कि जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल का रिहर्सल होगा और उसमें कई मंत्री हटाए जाएंगे और कई नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। अब उस अगले 2 महीने बाद जब रिसफल होगा या 3 महीने बाद, तो नीतीश कुमार उसमें शामिल किए जाएंगे या नहीं, या शामिल होंगे या नहीं, या शामिल होना चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि उनका लगातार गिरता स्वास्थ्य सरकार के लिए केंद्र में फजीहत के कारण बन सकता है। लिहाजा उन्हें कोई और पद से नवाजा जा सके, लेकिन इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि नई दिल्ली उनके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह देगी, क्योंकि सरकार की तरफ से वो संसद में किस तरह से पेश आएंगे, उनके लड़खड़ाते बयान, जिस तरह से बिहार विधानसभा में उन्होंने कई बार फजीहत पैदा की सरकार के लिए, सदन के लिए, समाज के लिए और विपक्ष के लिए और पार्टी के लिए, इसलिए बीजेपी काफ़ी फूक कर चलेगी। और अभी फ़िलहाल इस बात की कोई संभावना नहीं दिख रही है कि नीतीश कुमार केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो शायद ललन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ सकता है। आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और फॉरवर्ड करिए। बहुत शुक्रिया आपका।